तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और मार्स का नाम सुनते ही हमें किसी साइंस फिक्शन मूवी का ख्याल आता है। बच्चों से लेकर साइंटिस्ट तक हर किसी ने वहां पहुंचने की कल्पना जरूर की है। बस फर्क इतना है कि बच्चे इसे फैंटेसी के तरह सोचते हैं और वैज्ञानिक सारे तथ्यों को ध्यान में रखकर। तो क्यों ना आज सीट बेल्ट बांध लिया जाए और एक अलग दुनिया के सफर पर निकला जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे विचित्र सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसमें हम कई छोटे और जियो स्टेशनरी वर्म होल के जरिए पृथ्वी से सारा पानी ट्रेन करके मार्स पर ले जाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह नामुमकिन जरूर है, पर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट के पृथ्वी और मंगल ग्रह पर क्या परिणाम और दुष्परिणाम होंगे, यही आप इस वीडियो में देखेंगे। तो बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आप बहुत से अमेजिंग फैक्ट जानने वाले हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यमयी चीज़ों से भरा है और उन्हीं में से एक वर्म होल, जिसके वैसे तो वैज्ञानिक प्रमाण आज तक नहीं मिले हैं, पर आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार वर्म होल का अस्तित्व मुमकिन जरूर है। ये तो वक्त ही जानता है कि कब वैज्ञानिक किसी वर्म होल की खोज करेंगे, बट आज हम इसी थॉट एक्सपेरिमेंट में कुछ पोर्टल यानी वर्म होल के इस्तेमाल करेंगे, जिनका एक सिरा पृथ्वी के मरियाना ट्रेंच के ऊपर होगा, जो कि पैसिफिक महासागर का सबसे गहरा हिस्सा है। दूसरा सिरा निकलेगा मार्स पर घूम रहे क्यूरियोसिटी रोवर के ऊपर, जहाँ की क्यूरियोसिटी रोवर की पानी की तलाश खत्म हो सके। तो आइए देखते हैं कैसे इन सारे पोर्टल के द्वारा पृथ्वी का सारा पानी ट्रेन होकर मार्स पर जाएगा और इसके पृथ्वी और मार्स पर क्या परिणाम होंगे। लगता है अपने आंसर सोच लीजिए। मैंने इस थॉट एक्सपेरिमेंट में मार्स को ही इसलिए चुना क्योंकि मार्स अब से दूसरे ग्रहों के मुकाबले काफ़ी नज़दीक है और इसके अलावा मार्स आम लोगों से लेकर वैज्ञानिक लोगों तक हर किसी का चहेता ग्रह बन चुका है। क्यों ना हम इस कीमती पानी को, जिस पर जिंदगी आधारित है, और जाया करने के बजाय किसी ऐसे ग्रह पर डालें जहाँ पर इंसानी सभ्यता के पहुँचने का सबसे ज़्यादा चांस हो। दिलचस्प बात यह है कि हमें एक वर्म होल के दूसरे सिरे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से जितना हो सके उतना दूर रखना होगा, ताकि वह पानी फिर से पृथ्वी की तरफ खींचा ना जा सके। अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी के ऊपरी एटमॉस्फेयर में घुसते ही पानी भाप बन जाएगा। इसके वजह से बड़े भयंकर बादल बनेंगे, पर यह बारिश इतनी डरावनी और जोरदार होगी कि हर तरफ बाढ़ और तबाही मंजर होगा। इसलिए मंगल ग्रह ही इस एक्सपेरिमेंट के लिए सही है। पृथ्वी से पानी निकालने के दौरान हमें सैटेलाइट से पृथ्वी के भौगोलिक नक्शे पर नज़र बनाए रखनी होगी, ताकि पृथ्वी पर होने वाले बदलावों को बारीकी से देखा जा सके। तो फ्रेंड, अब सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वी पर आखिर क्या होगा जब पानी का स्तर 50 मीटर से नीचे गिरने लगेगा। तो ड्रेन होने की वजह से तब श्रीलंका और इंडिया के बीच पानी की एक बूंद तक नहीं बचेगी, सिर्फ 50 मीटर की गहराई पर, और इसके चलते दोनों देश भौगोलिक नजरिए से एक ही ओर हो चुके होंगे। इन दोनों देशों के अलावा कई देश अपने पड़ोसी देशों से मिल चुके होंगे, जिनके बीच पहले कभी समुद्र हुआ करता था। पिछले 2000 सालों से बाढ़ की मार झेल रहा नीदरलैंड आखिर चैन की सांस ले पाएगा और अपनी सारी शक्ति अटलांटिक महासागर को अपनी सीमाओं से दूर रखने के अलावा नई जमीनों पर दावा करने में लगा सकेगा। जब पानी का स्तर 100 मीटर घट चुका होगा, तब आप देख पाएंगे कि अलग अलग जमीनी सीमाओं से घिरे होने के कारण द ब्लैक सी कुछ देर बाद ट्रेन होना बंद हो जाएगा। हालांकि पैसिफिक महासागर के साथ जुड़े हुए सारे दूसरे समुद्रों का पानी फिर भी ट्रेन होता चला जाएगा। 500 मीटर का स्तर घटने के बाद नीदरलैंड के उत्तरी दिशा में, जहां सिर्फ नॉर्थ सी का ही पानी हुआ करता था, वहां अब फाइनली जमीन का फैलाव देखा जा सकेगा। और साउथ में जापान दो देशों को जोड़ने का काम करेगा, जो होंगे कोरियन पेनिसुला और रशिया। दोनों बाजुओं पर पैसिफिक महासागर होगा। न्यूजीलैंड, जिसके पहले लगभग 600 आइलैंड हुआ करते थे, अब उस संख्या में बढ़ोतरी हो चुकी होगी। जैसे जैसे पानी का स्तर घटता जाएगा, आपको चौंकाने वाले नज़ारे देखने को मिलेंगे। पानी का स्तर जब 1 किलोमीटर नीचे पहुंच जाएगा, तब न्यूजीलैंड काफ़ी बड़ा हो चुका होगा। आर्कटिक महासागर की जमीनी सीमाओं के कारण वह पैसिफिक महासागर से अलग हो चुका होगा, जिसके चलते आर्कटिक महासागर का पानी अब ट्रेन नहीं हो पाएगा। मगर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख पाएंगे, और वो ये होगी कि नीदरलैंड और नॉर्थ अमेरिका के बीच, जहाँ सिर्फ समंदर का पानी हुआ करता था, वहाँ एक जमीनी ब्रिज बन चुका होगा, जो नीदरलैंड को सीधा नॉर्थ अमेरिका से कॉन्टेक्ट कर देगा। 5 किलोमीटर तक पानी का स्तर गिरने के बाद पृथ्वी के समुद्र से पानी ट्रेन होना रुक जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर समुद्र पैसिफिक महासागर से अलग हो चुके होंगे। कई देशों के पास खुद के छोटे छोटे समुद्र होंगे, खुद की और पड़ोसी देशों की सीमाओं के कारण पूरी तरह से बन चुके होंगे, और इन समुद्रों की गहराई 4 से 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। अब करते हैं मार्स की बात। जैसा कि मैंने कहा था कि सारा पानी क्यूरियोसिटी रोवर के ऊपर डाला जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल क्यूरियोसिटी रोवर गेल क्रेटर नाम के क्रेटर में पानी की तलाश में जुटा हुआ है। जैसे जैसे वर्म होल के दूसरे सिरे से वहाँ पानी भरता जाएगा, हमें बड़े ही दिलचस्प परिणाम देखने को मिलेंगे। हमें बस मार्स पर भी पृथ्वी की तरह किसी सैटेलाइट द्वारा नज़र बनाए रखनी होगी। मार्स की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सच्चाई है, और वह यह है कि वहाँ पानी लिक्विड फॉर्म के बजाय सॉलिड और गैस
फॉर्म में पाया जाता है। इसकी वजह होती है मार्स का एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण और उसकी सूरज से दूरी। जी हाँ फ्रेंड्स, मार्स के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% से अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। इसके कारण दिन का औसतन तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना होने की वजह से मार्स पर पानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उबलने लगता है। तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने पर ही पानी भाप बन जाएगा और दूसरी तरफ से सूरज के पृथ्वी से मिले दूर होने के कारण मार्स का रात का औसतन तापमान -63 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ऑफ कोर्स लिक्विड पानी को बर्फ बनाने के लिए काफ़ी है। इन्हीं कारणों की वजह से मार्स पर लिक्विड पानी कभी नजर नहीं आता, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन के लिए अनुकूल समझा जाता है। अगर ऐसे हालातों में हम पृथ्वी का सारा पानी मार्स पर बरसा दें तो इतना मज़ेदार होगा। गिल क्रेटर में माउंट शार्क नाम का एक पर्वत बसा हुआ है, जो माउंट एवरेस्ट से केवल 32% छोटा है। इसी क्रेटर में हम पृथ्वी के सारे पानी को उन वॉर्म होल के जरिए हम धीरे धीरे बरसाने वाले हैं। मगर हमें पानी की गति को संभालना होगा, क्योंकि अगर गति ज़्यादा धीरे हुई तो हम पानी से मार्स पर होने वाले असर को बारीकियों से देख और समझ नहीं पाएंगे। तो हम बिल्कुल सही मात्रा में पानी बरसाना शुरू करेंगे। जैसे ही गिल क्रेटर पानी से भर जाएगा, माउंट शार्क एक आइलैंड की तरह नजर आएगा और ऊपर का पानी उत्तर ध्रुव घाटी की तरफ बहने लगेंगे। लेकिन क्यूरियोसिटी रोवर पूरी तरह से पानी में डूब चुकी होगी। पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा होने के कारण उत्तरी घाटी भी धीरे धीरे पूरी भर जाएगी और उसके बाद अतिरिक्त पानी इक्वेटोरियल हिस्से से लेकर दक्षिण ध्रुव की तरफ बढ़ने लगेगा। आकार पृथ्वी के आकार से लगभग आधा होने के कारण मार्स पर बनने वाले समुद्र 2 गुना ज़्यादा गहरे होंगे और पत्थरी हिस्से और घाटियों में पानी भर जाने के बाद माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे ज्वालामुखी उगलने वाले पहाड़ों को पानी चारों तरफ से घेर लेगा, जिसके वजह से कई छोटे आइलैंड बनेंगे और उनमें से एक होगा ओलंपस मोन्स, जिसकी ऊंचाई लगभग 10 किलोमीटर होगी। इस बात से लगा सकते हैं कि मार्स पर कितने विशाल पर्वत हैं, भले ही पानी मार्स पर ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में बताइएगा। और मेरे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल प्रेस करना ना भूलिएगा। जय हिंद।